नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करते हैं। हापुड़ धौलाना में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत, 12 से ज्यादा मजदूरों के घायल होने की खबर। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। फैक्ट्री के अंदर कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। हापुड़ से ये बड़ी खबर है, जहां पर बॉयलर फटने से बड़ी घटना हुई है। बड़ी खबर है, अहम जानकारी अहम तस्वीरों के साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर। हापुड़ से बड़ी खबर है, जहां पर 6 लोगों की मौका वारदात पर जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां वो उपचाराधीन बने हुए हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में अमन त्यागी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अमन, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? घायलों की जो तबीयत है अभी कैसी बनी हुई है? बिल्कुल पूजा, देखिए मैं आपको बता दूं, ये मामला जनपद हापुड़ का धौलाना यूपी एसआईटी का है, और जहां पर आज मजदूर एक केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे थे और पर बोलना फटता है, और बोलना फटने पर जो है 6 लोगों की जो है मौके पर ही मौत हो जाती है, और करीब 2 दर्जन लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जबकि आला अधिकारियों को सूचित कर दिया जाता है और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर वहां पर आग बुझाने का काम शुरू करती है, और मजदूरों को जो है वहां से फैक्ट्री से निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 6 लोगों की मौत हो जाती है और 20 लोगों को जो है वहां पर धौलाना सीएचसी में भर्ती करा दिया जाता है। हालांकि इस मामले को, पूरे मामले को लेते हुए घायलों को सुनिश्चित उपचार देने के लिए बात कही गई है। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमन, अहम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच आपको कानपुर से जुड़ी बड़ी खबर बताएंगे। कानपुर से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर अब से कुछ देर के बाद होगी। हापुड़ से ये बड़ी घटना हुई, आपने देखा बॉयलर फटने से 6 लोगों की मौका वारदात पे मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है। तो इस बीच आपको कानपुर से भी बड़ी खबर अहम जानकारी दे दें। कानपुर हिंसा पर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मुख्य आरोपी 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। जफर हयात को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। मामले में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कानपुर हिंसा में अब तक 3 एफआईआर दर्ज की गई है। कानपुर में माहौल खराब करने की कोशिश हुई। आरोपियों के बैंक खाते की जांच की जा रही है। कमिश्नर का ही साफ तौर पर कहना है, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने इस बात की इत्तला करी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, ये बेहद बड़ी खबर अहम जानकारी है। कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई 3 एफआईआर हुई है। कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 36 से ज्यादा गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। इस बात की तस्दीक की जा रही है। कानपुर में माहौल खराब करने की कोशिश हुई थी, जिसके बाद पथराव जैसी घटना, तनाव की स्थितियां उत्पन्न हुई। हालांकि कानपुर से बेहद करीब कानपुर देहात क्षेत्र पड़ता है, जहां पर राष्ट्रपति का दौरा भी लगा हुआ था। तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जफर हयात को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। जफर हयात को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया और सिर्फ जफर हयात ही नहीं, बल्कि 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कल कानपुर में कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, सिचुएशन को कंट्रोल में किया। उसके बाद भी कुछ उपद्रवी थे जिन्होंने गलियों में घुस के पथराव किया। पुलिस ने वहां पर उनको खदेड़ा और उस वक्त पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 18 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद इस पूरे प्रकरण में करीब 3 एफआईआर पंजीकृत हुई हैं, और उसके अंदर जब ये पूरी इस साजिश को चेक किया गया, जब सारी चीजें निकल कर आई, तो जो साजिश करता थे उनको आइडेंटिफाई किया गया, और उसमें से जो मुख्य थे उनको आज पुलिस ने 12 घंटे से कम में भी समय में तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का बड़ा ऐलान सामने आया है। कानपुर में हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान है। शाम को 5 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। बवाल वाली जगह के पास पाठ होगा। सोशल मीडिया के जरिए भीड़ जुटाने की तैयारी की जा रही है। तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं।
तो युवराज द्विवेदी का ये आप पोस्ट देख सकते हैं। जिला महामंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के। कानपुर उत्तर से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा मंगलवार शाम को 5 बजे परेड चौराहा, मंगलवार को हनुमान चालीसा के पाठ का आह्वान किया है। आशीष हमारे साथ में इस पूरे मामले पर। आशीष, गलती का बदला गलती, ये कैसा न्याय है? आशीष, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी आ रही है, बता। मैं ये कह रही हूँ आशीष, युवराज द्विवेदी हैं, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आह्वान किया है हनुमान चालीसा के पाठ के लिए। तो सवाल मेरा यही कि गलती का बदला गलती कैसे हो सकती है? जी इन्होंने आह्वान किया था कि हनुमान चालीसा 5 बजे के लिए बोले थे, लेकिन फिलहाल जो है उनसे अभी दोबारा जानकारी की गई है। अधिकारियों के समक्ष बैठ करके उन्होंने जानकारी दी है कि जो हनुमान चालीसा का पाठ उन्होंने 5 बजे बोला था पढ़ने के लिए, वो अब नहीं करेंगे। और वो उनका कहना है कि मैं ये हनुमान चालीसा का पाठ हर मंगलवार को करता था और वो मंगलवार को ही अपने समय पे ही, निर्धारित समय पे ही हनुमान चालीसा होगी। आज जो हनुमान चालीसा के लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल किया था, अब वो हनुमान चालीसा आज नहीं पढ़ी जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात प्रदेश की करेंगे। प्रदेश में आज महामहिम मौजूद हैं और उनके दौरे का दूसरा दिन है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गोरखपुर के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति विशेष विमान से शनिवार दोपहर गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। यहां से राष्ट्रपति सीधे सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए हैं। शाम को कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति गीता प्रेस की शताब्दी वर्ष का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो गीता प्रेस जाएंगे। इससे पहले देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 67 साल पहले गीता प्रेस आ चुके हैं। तो अपनी पत्नी के साथ गोरखपुर जाएंगे रामनाथ कोविंद, का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरें भी आप देख पाएंगे। पहुंच गए हैं राष्ट्रपति गोरखपुर और अब से कुछ ही देर के बाद कार्यक्रम का आगाज भी हो जाएगा। सुभाष हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या कुछ अपडेट ग्राउंड जीरो से? बेहद खास आज गोरखपुर के लिए ये दिन, राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं और 67 सालों के बाद कोई राष्ट्रपति दोबारा गीता प्रेस का रुख कर रहा है। जी बिल्कुल, जब 50 वर्ष पूरे हुए थे तब राष्ट्रपति आए थे और अब जो है 100 साल पूरा हो गया है, जिसको लेके जो है राष्ट्रपति यहाँ पे शताब्दी वर्ष के लिए समारोह में जो है उपस्थित होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में जो है राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे पहुंचेंगे। साथ में उनके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पर मौजूद होंगे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन व गीता प्रेस ट्रस्ट काफी दिनों से जो है तैयारी कर रहा था और वो समय बस कुछ ही पल में आने वाला है और राष्ट्रपति मंच पर पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ कम से कम 20 मिनट जो है वो स्पीच देंगे और 1 घंटे का यहाँ पे गीता प्रेस में कार्यक्रम है। राष्ट्रपति यहाँ से कार्यक्रम खत्म करने के बाद जो है गोरखनाथ मंदिर जाएंगे और गोरखनाथ मंदिर में जो है पूजा अर्चना करने के बाद वो जो है गौशाला भी भ्रमण करेंगे और ठीक गोरखनाथ मंदिर से निकलने के बाद वो सर्किट हाउस जाएंगे और सर्किट हाउस में 15 से 20 मिनट विश्राम करने के बाद बिल्कुल। और सुभाष, सबसे बड़ी बात यह है कि बीच में जिस तरीके की अफवाहें गीता प्रेस के बारे में उड़ रही थी कि गीता प्रेस बंद होने वाला है, ऐसे में 100 वर्ष पूरे कर रहा है गीता प्रेस और इस पावन अवसर के साक्षी खुद राष्ट्रपति होने वाले हैं। जी बिल्कुल जी, आपको बता दें पूजा की बीच में ये अफवाह फैली थी कि जो है यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है, तनख्वाह न मिलने की वजह से जो है वो काम छोड़ रहे हैं। लेकिन जब मौके पे जनता टीवी गई थी वहाँ पे और वहाँ पे पूरी तरीके से शिनाख्त की और वहाँ के जो है ट्रस्टी से बात की और वहाँ के कर्मचारियों से भी बात की, तो जानकारी ये मिला कि वो अफवाह था। कुछ कर्मचारी जो है ट्रस्टी से नाराज थे, जिससे वो जो है एक आंदोलन का रूप ले लिया था और कहीं से भी गीता प्रेस बंद होने की जो अफवाह थी वो पूरी तरीके से अफवाह ही थी और उसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी।
जी पूजा, बहुत शुक्रिया सुभाष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो गीता प्रेस के 100 वर्ष पूरे होने के, शताब्दी पूरे होने के साक्षी अब से कुछ देर के बाद महामहिम बनने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से भी दे रहे हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। सुमैया राणा को हाउस अरेस्ट किया गया है, बड़ी खबर है। हुसैनगंज लाल कुआं स्थित आवास पर भारी पुलिस बल तैनात है। सुमैया राणा के फ्लैट को पुलिस ने घेरा। कानपुर मामले को लेकर के हाउस अरेस्ट हुई है सुमैया राणा। आज शाम को सुमैया राणा कर सकती हैं प्रदर्शन। आपको बता दें कि मुनव्वर राणा कुछ दिनों पहले माफ कीजिएगा, जिस दौरान चुनाव होने वाले थे, काफी आक्रामक नजर आ रहे थे। फिर जब चुनावों के नतीजे सामने आए तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कशीदे बढ़े। और जिस दौरान योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मिले तो मुनव्वर राणा ने उनकी मां के साथ की फोटो भी शेयर की थी और अपना एक शेर भी लिखा था। और अब फिलहाल मुनव्वर राणा और उनकी बेटी सुमैया राणा की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। तौकीर किदवई जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर हमारे साथ में। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? सुमैया राणा कह रही हैं प्रदर्शन करेंगी कैसे? हाउस अरेस्ट है? जी बिल्कुल, इस तरह की जो आशंकाएं थी पुलिस को कानपुर हिंसा के बाद कि कुछ ऐसे लोग जो समाजवादी पार्टी या अन्य दलों से जुड़े हुए थे और वो सड़कों को उतर सकते थे या भीड़ लगा सकते थे, लोगों को भड़का सकते थे। तो इस तरह की आशंकाओं को देखते हुए जो भी इस तरह के लोग थे उनको हाउस अरेस्ट किया गया। सुमैया राणा जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, पुलिस सुबह उनके घर पहुंची थी और उनसे कहा था कि आप अपने घर पे ही रहेंगे, जबकि वो कहीं निकलना चाह रही थी, लेकिन पुलिस ने उन्होंने रोक दिया। और अभी करीब 4:30 बज रहे हैं, 5 बजने वाले हैं और उसके बावजूद पुलिस अभी वहाँ मौजूद है उनके घर पर। और ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस आज उनको फिलहाल बाहर नहीं निकलने देगी। कल भी अगर इस तरह की कोई आशंका लगती है पुलिस को, भी पुलिस उनके घर पे रहेगी। लेकिन अभी और जो लोग हैं उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है कि वो इस तरह की हिंसा को लखनऊ तक न आने दें और जो कानपुर का मामला है वो कानपुर तक सिमट के रह जाए, ताकि और प्रदेश में और जगह पे इसके असर दिखाई न दे। बिल्कुल, और यही वजह है तौकीर की कल जिस तरीके से कानपुर में हिंसा का आगाज हुआ या हिंसा भड़की, उसके बाद लखनऊ में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही थी। बहुत शुक्रिया। जी तौकीर, आप अपनी बात पूरी करें। जी, पुलिस ने बिल्कुल इस तरह से जो देखने को मिल रहा था, कल भी पुलिस की जो कमिश्नर है लखनऊ के डी के ठाकुर वो भी निकले थे। उसके अलावा जो पुलिस अमला है वो सड़कों पर था। अलग अलग एरिया में पुलिस डिप्लॉय की गई थी। लखनऊ की कई सड़कों पर पुलिस ने पैदल गश्ती किए, फ्लैग मार्च किए और ये सीधी संदेश थे कि किसी भी तरह की जो हिंसा है वो लखनऊ में ना आए और किसी भी तरह की जो भड़काऊ भाषण वाले लोग हैं उनको फिलहाल जो है बोलने का मौका ला दिया ताकि लोगों की भावनाएं ना भड़कें। तो इस तरह की जो पुलिस है उससे कल ही पुलिस ने तैयारी कर रखी थी और आज उसके असर भी देखने को मिले। और कानपुर का जो मामला है वो भी कहीं ना कहीं शांत होता दिख रहा है और जो कानून व्यवस्था है वो वहां पर कानपुर में भी फिलहाल उसको भी कंट्रोल कर लिया है पुलिस ने। वहां के लोगों पर भी जो नियंत्रण है वहां पर स्थिति नियंत्रण में है और शांतिपूर्ण व्यवस्था भी बनी हुई है। बहुत शुक्रिया तौकीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ की लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव को लेकर के लगातार राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं और समीकरणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में आज बीजेपी ने रामपुर और आजमगढ़ सीट पर लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। पार्टी ने रामपुर सीट पर घनश्याम लोधी को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं आजमगढ़ लोकसभा सीट पर पार्टी ने भोजपुरी स्टार और पूर्व प्रत्याशी दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने अभी किसी भी सीट पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। लेकिन मायावती ने रामपुर से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि अभी हम उस सीट पर कमजोर हैं और हमें जरूरत है उस सीट पर अपने आप को मजबूती देने की। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड के करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 14 जून से राजधानी देहरादून में विधानसभा का बजट सत्र आयोजित होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का कहना है कि सत्र में पूछे जाने वाले सवाल लगातार सचिवालय को मिल रहे हैं, जिसकी तादाद 400 के पार पहुंच चुकी है। तो वहीं सत्र को लेकर तैयारियां लगातार चल रही हैं। 14 तारीख से हमने सत्र हमारा शुरू होगा, 20 तारीख तक सत्र होना है। तैयारी पूरी है जिस तरह के लिए, ताकि हमारा जो सत्र है वो अच्छे से चले
तरीके से चले, अच्छे माहौल में चले। और जहां तक प्रश्न का है, करीबन 475 प्रश्न ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं, तो तैयारी हो रही है, लगभग पूरी है। तो बड़ी खबर है, अहम जानकारी। रुड़किल सिविल अस्पताल में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। अस्पताल परिसर में मची अफरा तफरी। मेडिकल कराने आए थे दोनों पक्ष एक परिवार के बताए जा रहे हैं। दोनों पक्ष बड़ी जानकारी रुड़की दे रहे हैं। अस्पताल परिसर में है, दोनों पक्ष मेडिकल कराने आए थे, माहौल हो गया, आपस में लड़ते दोनों पक्ष नजर आ रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राज्य में सरकार ने भले ही ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कर लिया है, लेकिन विपक्ष के आरोप अब भी जारी हैं। विपक्ष ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा दीप्ति रावत ने कहा कि आज कांग्रेस ऐसी ही बयानबाजी की जनता पर से अपना भरोसा खो चुकी है। भाजपा नेत्री ने कहा है कि भाजपा सरकार जो कहती है वो करती भी है। यही वजह है कि सरकार की जनहित की नीतियों के चलते आज भाजपा पुनः सत्ता में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी जो सोचती है वो करती भी है, ऐसा हमने करके दिखाया है। ऐसा सिर्फ हम कहते नहीं है। विपक्ष का काम है सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करना। वहां पर अपनी जमानत तो बचा नहीं पाए चंपावत में, उसके बाद इस तरीके की बातें करना। और इन्होंने इतने साल से, आज हम अमृत महोत्सव 75वां वर्ष हम आजादी का मना रहे हैं, और इस वक्त भी अगर इतने साल में भी लोगों को कांग्रेस पर विश्वास नहीं है, उनको लगता है कि जो ये कहते हैं वो ये नहीं करते हैं बिल्कुल, तो आप सोचिए कि उनकी क्या स्थिति है। आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर, हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर, हमारे मुख्यमंत्रियों के ऊपर लोगों का विश्वास है, पार्टी के ऊपर विश्वास है कि जो ये कहते हैं वो करते हैं। चारधाम यात्रा में यात्रियों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, रिकॉर्ड तोड़ रहा है। साथ ही धामों में फैली गंदगी भी लगातार रिकॉर्ड बना रही है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने भी राज्य से जवाब तलब किया है। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन और जिलों के अधिकारियों के साथ कूड़ा प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक करी। मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि लगातार यात्रियों से अपील की जा रही है कि कूड़ा फेंकने के लिए डस्टबिन का ही इस्तेमाल करें। साथ ही स्वच्छता और कूड़ा प्रबंधन को लेकर के भी विभाग लगातार काम कर रहा है। आज जो बैठक हो रही है, इस बैठक का विषय जो है अपशिष्ट निवारण है, क्योंकि जब यात्री आ रहा है तो काफी ज्यादा जो गार्बेज है वो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके निस्तारण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की, तो उसका आज बैठक जो ली गई है उसी के निस्तारण के लिए ली गई है। खास करके हेली सर्विसेज के अंदर कुछ लोग बल्क बुकिंग कर रहे हैं, तो ये बल्क बुकिंग करके और आप कीमतों को बढ़ाएं तो ये कालाबाजारी की कोटि में आता है। तो इसके लिए भी हमने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस पे कार्रवाई की जाए। हम ये चाहते हैं कि जो यात्री उत्तराखंड आए वो श्रद्धा से आए, एक अच्छी भावना से आए और यहाँ तीर्थ को गंदा ना करें, कोई भी कूड़ा ना फेंकें। 3 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा को 1 महीना पूरा हो चुका है और इस 1 महीने के अंदर ही 15 लाख से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं, जिसमें श्री हेमकुंड साहिब के यात्री भी शामिल हैं। प्रदेश के पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि कोरोना काल के बाद यात्रा शुरू होने पर यात्रियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है, जिसका नतीजा आंकड़ों में साफ झलकता है। तो वहीं अब तक 26 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। चारधाम में हमारे जो हैं 1 महीने में जो है यमुनोत्री के अंदर लगभग 2 लाख यात्री पहुंचे हैं, 2,07,000 के करीब पहुंचे हैं। गंगोत्री में 2,80,000 के करीब यात्री पहुंचे हैं। केदारनाथ के अंदर 4,85,000 पहुंचे हैं। बद्रीनाथ के अंदर 5,24,000 पहुंचे हैं। और ये पूरा जो हेमकुंड साहब को मिला करके जहां भी 25,000 यात्री पहुंचे हैं, तो चारधाम, हेमकुंड साहब और लक्ष्मण मंदिर में 15,22,034 यात्री पहुंचे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा एक रिकॉर्ड है। और निश्चित रूप में जब यात्री आता है तो आपको पता ही है कि गार्बेज भी बढ़ता है, उसके निस्तारण के लिए हमने पूरे आदेश दिए। उत्तराखंड कौशल विकास मिशन के तहत 2 कौशल रथ आज हल्द्वानी से पहाड़ी सीमांत इलाकों के लिए रवाना किए गए। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कौशल रथ को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। ये रथ गांवों में जाकर विभाग की समस्त योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगा। इस प्रक्रिया में कौशल विकास योजनाओं से जुड़ने के लिए इच्छुक युवाओं का पंजीयन भी किया जाएगा। रथ रवाना करने का उद्देश्य युवाओं को कुशल और हुनरमंद बनाने के लिए प्रेरित कर उन्हें स्वावलंबी बनाना है।
कुमाऊं में जो भी हमारे मेजर सेंटर्स हैं जहाँ पे आबादी ज़्यादा है, छोटी जगहों पे इनफैक्ट ये रथ जाएगा। और जो अलग अलग स्किल प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं कौशल विकास विभाग द्वारा, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और इसमें बड़ा सिंपल है आवेदन करना। यहाँ पे QR कोड इसको स्कैन करते ही उसके डिटेल्स आपके फोन में आ जाएंगे, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि जो कौशल विकास विभाग है वो इसको फॉलो अप करेगा, वो आपसे संपर्क में आएगा, आपकी डिटेल्स भी पूछेगा और आपको एनरोल करेगा उन कोर्सेज में जिनके आप इच्छुक हैं। और स्किल्स एक्वायर करने के बाद आप डेफिनेटली सेल्फ एम्प्लॉयड बनेंगे, एक तरीके से स्वावलंबी बनेंगे। वक्त यहाँ पर छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपसे ताकत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।